The name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, this is Sir Naseem Zulfikar, and today I am here for an orientation session of ECAT MDCAT 2024. तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जमा हैं, आई थिंक सो, और मुझे यकीन है कि आप सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म हैं, और एक ख़ास एक कॉज के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, और वो कॉज है ECAT MDCAT ओरिएंटेशन 2023 या 2024, वैसे अब 2024 है, जो नेक्स्ट ईयर हम जो ओरिएंटेशन ECAT MDCAT के एग्ज़ाम्स में शिरकत करेंगे। बहुत सारी ऐसी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो इस वक्त जो टाइम हो रहा है इस वक्त जो है वो आपके जहनों में होंगी, और अक्सर बच्चों के जहनों में होती हैं। लेकिन हमारा एम यह है, टारगेट ये है, आज के 1 बजे, 1:15 बजे जब भी ये सेशन हमारा एंड हो, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर डेवलप है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, वो हम उसको ख़त्म करके निकलें क्लासरूम से, और ये होना आज का टास्क है। ठीक है, देखिए, आपने नर्सरी क्लास से लेकर नर्सरी, उसके बाद फिर प्री प्राइमरी छोड़ा, फिर आपने सेकेंडरी प्राइमरी गए, सेकेंडरी गए, फिर हायर सेकेंडरी गए, और आप हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर लास्ट जो है वो आप उसके स्टेज पर मौजूद हैं। इसके फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी आती है, तो आपने नर्सरी क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक जो कुछ पढ़ा होता है, तो उन सब का जो एक फल या फ्रूट जिसको हम कहते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी एडमिशन की सूरत में आपको मिलता है कि किस यूनिवर्सिटी में, किस जामिया में आपको जो है वो एडमिशन होता है, आपका दाखिला होता है। और ये सबसे, और ये जितनी भी आपने पढ़ाई की है, और अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में नाकाम रहे और अच्छी डिग्री सेलेक्ट करने में नाकाम रहे, तो इसका मतलब बचपन से लेकर आज तक जो मेहनत आपने की है वो एक तरह से रायगा चली गई, या उसका आपको समर या उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ, जिसको हम कहते हैं एक एकेडमी के स्टूडेंट के लिए, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए सबसे अहम दिन आज का दिन होता है, जिस दिन वो फैसला करता है कि मुझे क्या बनना है और कैसे बनना है। ठीक है, और अब आपके पास आएंगी सिलेक्शंस कि आपको किस फील्ड को सेलेक्ट करना है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स जिसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है आफ्टर सेकेंड ईयर, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इतने सारे प्रोग्राम्स होंगे, इतनी सारी डिग्रीज़ होंगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि हमें किस फील्ड की तरफ जाना है और किसका स्कोप है, किस में बेनिफिट्स हैं, और इस चीज़ के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मामला है कि जो फील्ड्स आज मैं डिस्कस करूँगा, तो उससे कतई ये मतलब नहीं होगा कि इस फील्ड को पढ़ने वाले दुनिया में कामयाब होगा और जिस फील्ड को नहीं पढ़ेगा वो नाकाम हो जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है। ना ही मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो ये पढ़ेगा उसको रिस्क जो है वो ज़्यादा मिलेगा, और जिसको नहीं पढ़ेगा या जो ये डिग्रीज़ नहीं करेगा उसके रिस्क अल्लाह ताला खुदा न खास्ता कम कर देगा। ऐसा नहीं है। रिस्क आपका जो आपके पैदा होने से पहले लिखा चुका है, अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया है, तो जितना लिखा है उतना आपको मिलेगा। इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटर करके और नॉर्मल मैट्रिक करके भी कमा लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट करके भी अर्न नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं होता कि लाइक ये फील्ड्स हैं जो पत्थर पे लकीर हैं, जो मैं बता रहा हूँ बस वही सब कुछ है, वही अटल है, वही आपको करना है, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ जो होती है बेटा, सबसे पहली चीज़ होती है इंटरेस्ट या आपकी दिलचस्पी। वो जिस चीज़ के अंदर है ना, उस चीज़ में अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते निकालेगा, रास्ते बनाएगा। बात इतनी सी है। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स साइड पर है, अगर आपका इंटरेस्ट लाइक मास कम्युनिकेशन साइड पर है, IR साइड पर है, अगर आप उर्दू, इंग्लिश या फिज़िक्स या प्योर केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उसी में आपके लिए रास्ता निकालेगा और रिस्क बनाएगा। आज मैं अगर उसके बारे में बात नहीं करूंगा, चूँकि वो एक बहुत लिमिटेड बात होती है, अगर मैं बात करूंगा भी तो आप कहेंगे सर ने क्या फ़ायदा किया, संडे को बुलाया और वो उर्दू इंग्लिश के BS की बात कर रहे हैं सर, और क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोई भी कर लेता है, इसमें तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, हर फील्ड की अपनी वर्थ है, हर फील्ड का अपना स्कोप है। इंसान अगर उसमें टैलेंट दिखाए, उसमें स्किल्स बनाए, तो अल्लाह ताला उसमें रिस्क आपको देता है। ठीक है, पहले इस बात के साथ हमें शुरू करना पड़ेगा ताकि हम पॉजिटिव वे पर अपनी जो है ना इस लेक्चर को लेकर चले, ना कि हम नेगेटिव वे पर लेकर चले कि मकसद बस यही है ज़िंदगी, इसके अलावा ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। अब आते हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए कि हाउ वी विल बिकम अ डॉक्टर, हाउ वी विल बिकम एन इंजीनियर, जो अक्सर बच्चों का ड्रीम होता है। वैसे स्टूडेंट जब प्री मेडिकल लेते हैं तो उनका ड्रीम तो ये होता है कि दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर। प्री इंजीनियरिंग लेते हैं तो उनका ड्रीम यही होता है दे वांट टू बिकम एन इंजीनियर। कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ECAT MDCAT ओरिएंटेशन में। मेरा ताल्लुक जो है वो डाइट्स है। डाइट्स किसे कहते हैं? दिस इज़ दुआए इल्म एंट्री टेस्ट सिस्टम, इसको हम कहते हैं। हमारा एंट्री टेस्ट प्रोग्राम होता है जो औरंगी टाउन में और गुलशन इकबाल में, नॉर्थ कराची में हम रन करते हैं। और अब हम ये 4th लोकेशन है कराची में इसकी, बल्दिया टाउन, जहाँ पर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम डाइट्स कहते हैं, दुआए इल्म एंट्री टेस्ट सिस्टम, और बल्दिया टाउन कैंपस कह सकते हैं। इसके अलावा औरंगी टाउन कैंपस, नॉर्थ कराची कैंपस
और गुलशन इकबाल कैंपस ऑलरेडी फंक्शनल है, जहाँ पर हम एप्टीट्यूड की क्लासेस करते हैं। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन? अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये आपने पोस्ट शेयर की, वो ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है भाई? देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब होता है लाइक किसी को रास्ता बताना, किसी को गाइड करना, ठीक है। जैसे आप में से यकीनन स्टूडेंट्स हैं वो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के हैं, तो अगर आपने चैप्टर 5 तक पढ़ लिया है सेकेंडरी केमिस्ट्री में, तो उसमें एक टॉपिक हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की ओरिएंटेशन, अगर आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि बेंजीन पर अगर एक ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है, उसके बाद अगर आपका पिंग दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होने वाला होता है बेंजीन में, तो वो जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल या ग्रुप जो होता है ना, वो फैसला करता है कि वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर अटैक करेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और इस पूरे टॉपिक के ऊपर हेडिंग डली होती है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि रास्ता बताना, रास्ता दिखाना। बेंजीन पे लगा हुआ इलेक्ट्रोफाइल रास्ता दिखाता है सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम ऑर्थो पैरा मेटा पे शिफ्ट हो गए। ऐसे ये तो मेरा अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मैंने एग्जांपल वहाँ से उठा ली। ओरिएंटेशन की डिक्शनरी डेफिनेशन की बात करेंगे तो मतलब रास्ता बताना, किसी को रास्ता दिखाना, ओरिएंट करना किसी एक डायरेक्शन की तरफ। तो वही मेरा आज काम है कि मैं आपको रास्ता, एक क्लियर पाथ दिखाऊं आपके डेस्टिनेशन की तरफ। ECAT, MDCAT, ECAT इज इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, MDCAT इज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ECAT ताल्लुक रखता है, ये वर्ड उन बच्चों से ताल्लुक रखता है जो प्री इंजीनियरिंग के हैं, और MDCAT उन स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो आगे जाकर डॉक्टर या डेंटिस्ट बनेंगे। अच्छा, MDCAT इज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट मीन्स ये टेस्ट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको MBBS करना है या जिनको BDS करना है। मेडिकल एंड डेंटल जस्ट फार्मासिस्ट के लिए ये टेस्ट नहीं है, DPT करने वालों के लिए ये टेस्ट नहीं है, BS के कोर्सेज करने वालों के लिए ये टेस्ट नहीं है, सिर्फ MBBS BDS 2 फील्ड्स के लिए। ECAT इज इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उनके लिए ये टेस्ट होता है। तो ये मैंने एक फर्स्ट स्लाइड में आपको शो किया कि हम करने वाले क्या है आज, ठीक है। ECAT MDCAT की ओरिएंटेशन है, जिसके बारे में हम इसके बारे में गाइडलाइंस लेंगे। तो ये सेशन उन तमाम तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी है जो इंटर के बाद अपनी आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। सिंपल, जैसा भी मैंने बताया, वो तो आप यकीनन तमाम स्टूडेंट्स इसीलिए जमा है। तो हम सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर जमा किया है, ना कि फर्स्ट ईयर को, ना कि किसी और लेवल के स्टूडेंट्स को, या लगभग सारे सेकेंडरी के स्टूडेंट्स जमा है जो कि एक स्टेप दूर है यूनिवर्सिटी एडमिशन से। एक स्टेप अगला बढ़ाएंगे, अभी आपके मई जून में पेपर हो जाएंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में किसी न किसी, और जाहिर सी बात है आपका ड्रीम होगा किसी यूनिवर्सिटी में जाना और अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना। तो पहले मैं अपना ताल्लुक मैं बता दूं कि अपना तारुफ करा दूं कि लाइक मैं सर नसीम जुल्फ़िकार, मेरा ताल्लुक है दुआई इल्म एंटी टेस्ट सिस्टम से, और हम जैसे गुलशन इकबाल नॉर्थ कराची औरंगी टाउन में हम मौजूद हैं। 2009 से 2009 से हम जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो करा रहे हैं, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हासिल कर चुके हैं, जिनके नेम्स वगैरह शायद आगे स्लाइड्स में आएंगे तो मैं आपको शो कर दूँगा। तो और ये हमारी स्पेशलिटी है, हर एक चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है। हमारी स्पेशलिटी एंटी टेस्ट प्रिपरेशन है, जिसमें हम एंटी टेस्ट ECAT MDCAT की तैयारी कराते हैं। कैसे कराते हैं, क्या तरीका होता है, वो क्लास के एंड से पहले तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं हमारे कैंपस के। ये गुलशन इकबाल कैंपस है जहाँ पर हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर ये हमारे कैंपस है जहाँ पर ये क्लासरूम्स के ग्लिम्सेस हैं। ये नॉर्थ कराची कैंपस है UP मोड़ पर, उसके कुछ पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा औरंगी टाउन कैंपस है जहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स ली हैं, ठीक है। तो वो 3 कैंपस, ये 4th कैंपस है इंशाल्लाह, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे जाकर फिर हम 4th कैंपस के बारे में भी बताएंगे स्टूडेंट्स को। अच्छा, मैट्रिक के बाद आफ्टर मैट्रिकुलेशन जब आप मैट्रिक कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास 3 रास्ते हो, रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, 3 रास्ते होते हैं जिनकी तरफ आप गए, आइदर प्री इंजीनियरिंग की तरफ, या प्री मेडिकल की तरफ, या फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग के हैं वो बस हैंड रेस कर दें ताकि मुझे पता लग जाए। ओके, दैट्स गुड, हैंड डाउन प्लीज़, थैंक यू। प्री मेडिकल वाले हैंड रेस करें। ओके, एक मेजॉरिटी है। ओके, हैंड डाउन। कंप्यूटर साइंस वाले हैंड रेस करें। ओके, फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, अच्छा, कॉमर्स का कोई है? नहीं। आर्ट्स का कोई है? ह्यूमैनिटीज़ का? नहीं, ठीक है। DAE डिप्लोमा होल्डर कोई है? नहीं। ओके, तो इससे मुझे पता लग जाएगा मुझे किस तरह गाइड करना है आपको, ठीक है ना। तो मतलब हम यही 3 ब्रांचेस से, मैंने इसीलिए इस स्लाइड को बनाया कि मुझे पता था ये 3 बच्चे बैठे होंगे। अगर आपने इंटर प्री इंजीनियरिंग से किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इंटर प्री इंजीनियरिंग से करने के बाद, सेकेंड ईयर करने के बाद आप 2 प्रोग्राम्स की तरफ जा सकते हैं मेन। इधर आप BE की तरफ जा सकते हैं या फिर BS की तरफ जा सकते हैं। BE जो है वो 4 ईयर्स प्रोग्राम होता है, BS भी 4 ईयर प्रोग्राम्स होता है। BE इज़ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको पढ़ने के बाद आपके नाम के साथ इंजीनियर लग जाता है,
और आप इंजीनियर बन जाते हैं। BS इज बैचलर ऑफ स्टडीज़, वैसे बैचलर ऑफ साइंस भी कहते हैं कुछ इसको। दैट इज ऑल्सो 4 years प्रोग्राम। ये BSc प्लस MSc के बराबर होता है। पहले BSc MSc क्या करते थे, अब डायरेक्ट BS कर लेते हैं, MSc के बराबर हो जाता है। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी से होती है। एक वक्त था जब मैं अपने ज़माने में जब अपने दौर में, अपने वक्तों में जब इंजीनियरिंग की, उस वक्त BE की बड़ी वर्थ होती थी और BS की कोई वर्थ नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर इस ईयर 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, तो अब BE और BS की इक्विवेलेंट वर्थ है। चूँकि BS में कुछ कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड होती है, BScs जिसको हम कहते हैं, और अक्सर बच्चे BE को छोड़कर इस BScs को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो कंप्यूटर को जो बूम आया ना उसके अंदर, तो इंजीनियरिंग बजाय इसके कि बच्चा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ज्वाइन करें, उसके बनिस्बत अब वो BS कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन करते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि BE ऊपर और BS नीचे, अब ये दोनों इक्वल है। जो ये कंप्यूटर साइंसेस की बहुत अच्छी अच्छी फील्ड BS के अंदर आती हैं, जब मैं NED को डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। तो BE और BS दोनों डिग्रीज हम हासिल कर सकते हैं, दोनों 4 years की हैं इंटरमीडिएट के बाद। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के? अच्छा, प्री मेडिकल के मैं बताता हूँ, पहले मैं CS के बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस। लगभग प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस जो है ना बेटा, ये दोनों सेम है, दे आर सेम थिंग्स। बस सिर्फ फ़र्क एक छोटा सा होता है कि ये भी BE और BS कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेस्पेक्टेड फील्ड्स में, सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड्स में कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है बेटा। सो जिस तरह से इंटर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस के हैं। फ़र्क क्या होता है बेटा CS और इंजीनियरिंग के अंदर? कंप्यूटर साइंस से इंटरमीडिएट करने के बाद आप सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर BE और BS कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग एक मदर फील्ड है, इससे क्या होता है आप हर फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा, नुकसान और फ़ायदा क्या है? पहले एक फ़ायदा और एक नुकसान बताता हूँ कंप्यूटर साइंस को गेट करने का। फ़ायदा, एक फ़ायदा कंप्यूटर साइंस लेने का, कुछ जो स्टूडेंट्स आगे जाकर कंप्यूटर ही पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर ही पढ़ना, उनको कुछ और पढ़ना ही नहीं है, तो उनके कंप्यूटर साइंसेस के फंडामेंटल्स और बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ये एक फ़ायदा है जो मुझे दिखता है कंप्यूटर साइंस पढ़ने का। नुकसान क्या है कंप्यूटर साइंस पढ़ने का? नुकसान ये होता है कि बेटा अगर कि आप कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी और फील्ड की तरफ नहीं जा सकते इंटर CS करने के बाद। तो सर ये नुकसान नहीं, हमें तो बनने ही कंप्यूटर साइंस में ही था, तभी हमने ये लिया था, नुकसान कैसे हुआ? नुकसान ये हुआ कि कंप्यूटर साइंस की जो परसेंटेजेस होती हैं बहुत हाई होती हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये बहुत हाई पे क्लोज होता है। खुदा न खास्ता अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं होता है ना, तो आपके बाकी और फील्ड भी ऑफर नहीं होती हैं। सही है। इंजीनियरिंग में तो ये होता है कि आप नहीं मिले कंप्यूटर साइंस तो आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वॉटएवर कुछ भी उठा ली, बट कंप्यूटर साइंस से आप ये सब फील्ड्स नहीं उठा सकते यूनिवर्सिटी में जाने के बाद। तो ये एक नुकसान है। जब बच्चे हमारे सेंटर में भी जब कंप्यूटर साइंस ले रहे होते हैं तो हम ये चीज़ बता देते हैं कि भाई ये देखो, ये एक फ़ायदा और एक नुकसान तो है। बेसिक्स बन जाएंगे कंप्यूटर साइंस के, ये फ़ायदा है। नुकसान ये है कि कंप्यूटर साइंस के अलावा आप कहीं और जा नहीं सकते हैं इसके आगे। इसलिए हम प्री इंजीनियरिंग को मदर फील्ड कहते हैं कि ये मदर फील्ड है। इससे आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं और दुनिया के हर फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल को छोड़कर। डॉक्टर नहीं बन सकते हैं बस, बाकी प्री इंजीनियरिंग लेकर डॉक्टर के अलावा दुनिया में सब बन सकते हैं। दिस इज़ अ मदर फील्ड, दिस इज कॉल्ड। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाती है चीज़ों के अंदर, फील्ड्स के अंदर जाकर। ठीक है। तो इसलिए मैं कह दूँ जितने बच्चे कंप्यूटर साइंस के बैठे हुए हैं तो उनको यही माइंड रखना है कि आगे जाकर मुझे CS की फील्ड में ही जाना है। लेकिन प्री इंजीनियरिंग वाले किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, CS में भी जा सकते हैं। वैसे प्री इंजीनियरिंग वाले हमारे कराची में CS में ही जाते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद। अब जो बूम चल रहा है, अब जो सिनेरियो है ना पूरे पाकिस्तान में, अब प्री इंजीनियरिंग के बाद बच्चा फ़ौरन से इन फील्ड को कंप्यूटर साइंस में लेने की कोशिश करता है, ना कि वो सिविल और अर्बन या पॉलीमर इस तरफ जाने की कोशिश करता है। जो मैं देखता हूँ मुझे तो यही दिखता है। ठीक है। और इसकी परसेंटेजेस भी हाई हैं। तो दोनों को ही कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना। इंजीनियरिंग वाले का बेनिफिट ये होगा कि अगर इसकी परसेंटेज थोड़ी कम आ गई या टेस्ट में नंबर कम आ गए तो ये दूसरी फील्ड भी ले सकता है, बट वो नहीं ले सकता। ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं प्री मेडिकल की तरफ। प्री मेडिकल में क्या है बेटा, आप मल्टीपल फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 फील्ड लिखी इंटर के बाद। MBBS कर सकते हैं आप, डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जिसको हम कहते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, PharmD कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ये भी 5 years का प्रोग्राम होता है। DPT कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी जिसको फिजियोथेरापिस्ट कहते हैं, ये भी 5 years का प्रोग्राम होता है, ये कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ BS की फील्ड्स होती हैं वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। और ये बेटा ये मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से लिख दिया है। हो सकता है किसी की मेंटालिटी मुझसे मैच ना करे, मैंने वो लिखा जो मेजॉरिटी चाहती है। मेजॉरिटी चाहती है पहले MBBS में हो जाए, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाए, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाए, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाए। यही लिस्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो आज से 6 महीने बाद आप ये लिस्ट अपने जहन में बना चुके हो, और मैं यही बनाने वाला हूँ कि पहले हम MBBS की कोशिश करते, नहीं होता तो BDS, नहीं हुआ तो PharmD, नहीं हुआ तो DPT। लेकिन MDCAT का जो टेस्ट है ना बेटा, वो सिर्फ MBBS और BDS के लिए होता है। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए भी टेस्ट होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करती है। ठीक है।
तो आज जो हम बात करेंगे वो MBBS और BDS के लिहाज से करेंगे, ठीक है। जो डॉक्टर जिसको हम बनते हैं, डॉक्टर तो ये भी होते हैं, फार्मरी डॉक्टर, DPT डॉक्टर, लेकिन इनको अक्सर लोग डॉक्टर मानते ही नहीं है। कहते हैं ये कौन से डॉक्टर होते हैं, ये वो कहते हैं दवाइयों के डॉक्टर हैं हम। बाकी DPT वाले कहते हैं कि भाई ये कौन सा डॉक्टर है, वो कहते हैं वर्जिश के डॉक्टर है या फिजियोथेरापिस्ट, मतलब नहीं मानते इनको लोग, कहते हैं नहीं ये आप डॉक्टर नहीं हो सकते, डॉक्टर बस यही 2 लोग हैं, या तो डॉक्टर या तो डेंटिस्ट। कुछ लोग तो डेंटिस्ट को भी नहीं मानते कुछ लोग तो, ठीक है, बट ये डॉक्टर दोनों होते हैं, ठीक है। नाम में तो सबके लग सकता है, बट अच्छा यही लगता है इंसान MBBS या BDS करे बजाय इन फील्ड के जाने के, लेकिन नहीं होता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे तो हम इसी फील्ड की तरफ जाते हैं। ये भी अच्छी फील्ड्स है, बुरी फील्ड्स नहीं, ठीक है। फील्ड तो सारी अच्छी, मैंने शुरू में बता दिया, बुरी फील्ड कोई नहीं है। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि फील्ड ये बुरी और ये बेकार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जिस दौर में हम जी रहे हैं पाकिस्तान में, पता है कि आप स्किल्स और टैलेंट की वर्थ है इंसान की, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिग्रीज जैसे एक पीस ऑफ पेपर है फिलहाल इस वक्त, तो आपके पास स्किल्स टैलेंट है तो फिर आप बहुत आगे और नसीब आपका अच्छा है। तो इतना कोई ये बात हम नहीं करेंगे कि डिग्री बेकार है, बेकार कुछ नहीं होती, ठीक है। स्कोप वाइज बस मैं कह रहा हूँ, जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चे ये माइंड बनाते हैं कि पहले ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा बेटा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने मेडिकल को पहले रखा है, इंजीनियरिंग को उसके बाद मैंने रख दिया, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको सुनेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है कराची के अंदर? पाकिस्तान में तो बहुत सारी हैं। कराची में गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 टोटल 4 हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट हमारे पास है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसको हम डाउ यूनिवर्सिटी कहते हैं। सेकंड है JSMU, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं JSMU। डाउ का तो चलो कोई और नाम नहीं है, लेकिन जिना जो है ना वो बहुत सारे हैं असल में। फातिमा जिना मेडिकल डेंटल कॉलेज वो अलग है, एक बोर्ड ऑफिस पर है जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, वो अलग है। एंड दिस इज जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम JSMU इन शॉर्ट कहते हैं। ये वो है जो MBBS कराती है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में। एक है KMDC, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। पिछले महीने या 2 हफ्ते पहले ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो अब इसका नाम अगर आप देखें कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो गया इसका नाम। बहुत सालों बाद ऐसा फाइनली हुआ है कि KMDC अब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वैसे अगर आप अभी फ़िलहाल कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कहेंगे तो कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही नाम चेंज हुआ है, तो हम KMDC कहते हैं उसको, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है। और लास्ट और फोर्थ है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, ठीक है। दिस इज़ लियारी में एक मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, SMBBMC लियारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर MBBS होता है और BDS होता है। लास्ट वाली जो यूनिवर्सिटी है इसमें BDS नहीं होता बेटा, ठीक है, सिर्फ MBBS होता है। बाकी शुरू को जो 3 है इसमें MBBS BDS दोनों होते हैं। अगर हम बात करें सीट्स की, तो डाउ यूनिवर्सिटी में MBBS के टोटल 237 सीट्स हैं। 237 बच्चे डाउ में MBBS कर सकते हैं, ओपन मेरिट, कराची बोर्ड, विदाउट सेल्फ फाइनेंस। मैं अभी ओपन मेरिट की बात करूँ, इसकी फ़ी कम होती है, जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, गरीब से गरीब बच्चा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 237 स्टूडेंट्स हैं। 50,000 से ज़्यादा बच्चे इनरोल होते हैं हमारे पास कराची में, 50,000 से ज़्यादा बच्चे इनरोल होते हैं कराची में, और उसमें सीट्स डाउ के अंदर सिर्फ 237 होती हैं। तो दैट्स हाउ अ कंपटीशन डेवलप्स, ये कहलाता है कंपटीशन। सिर्फ 237 सीट के लिए हज़ारों बच्चे आपस में लड़ते हैं, सिर्फ इसमें एक सीट लेने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा कह लें कि मुश्किल कह लें, या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट टेकिंग टास्क होता है कि इसमें आप एडमिशन ले लें। 237 सीटें, जिना में 232 सीटें MBBS की, KMDC में 212 सीटें, ठीक है, MBBS की, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में लगभग 100 के करीब सीटें इसके अंदर है, तो मैंने लिखा नहीं, जगह नहीं थी। तो ओवरऑल अगर कराची में देखा जाए तमाम गवर्नमेंट सेक्टर में 701 सीट्स हैं। 701 बच्चे हैं जो कि ओपन मेरिट में गवर्नमेंट सेक्टर में MBBS कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, ओनली 701, सिर्फ 701 बच्चे। तो MBBS की बेटा 701 सीट्स हैं, 701 सीट्स हैं, 701 बच्चे बेटा क्या कर सकते हैं, सिर्फ MBBS कर सकते हैं ओपन मेरिट के अंदर। और BDS की हमारे पास ओपन मेरिट में 196 सीट्स, 196 सीट्स हैं, जिसमें डाउ में 81 है, JSMU में 30 है, KMDC में 85 के करीब है सीट्स। तो ये ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं हमारे पास, किसकी, BDS की। तो टोटल 701 सीट्स MBBS की हैं, 196 सीट्स BDS की हैं। तो इतने हज़ारों बच्चों को, तो 1000 भी पूरे नहीं हो रहे अगर हम इसको प्लस कर दें तो, और हज़ारों बच्चे, 50,000 से ज़्यादा बच्चों का कंपटीशन यहाँ पर इस वक्त डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप माइंड बनाएं कि यकीनन सर फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा कि हम कैसे हमें ये सीट मिलेगी। हमें तो लग रहा था शायद 50,000 बच्चे हैं अगर इंटर में, तो 50,000 सीटें होंगी MBBS की, कि हर बच्चा डॉक्टर बन सके, चूँकि हमने तो ये ख्वाब देखा था जब हमने इंटर प्री मेडिकल लिया था कि हम डॉक्टर बनेंगे, और मेरी तमाम दोस्ती यही कहती हैं हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सीट तो इतनी, इससे तो सब कैसे बनेंगे, है ना, ये कि जहन में डेवलप होगा, हर किसी के होगा
कि सर ये कैसे होगा, फिर इसका मतलब सर कंपटीशन डेवलप होगा, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें से हमें सीट को छीनना पड़ेगा, स्नैच करना पड़ेगा उनसे सीटों को। अब वो कैसे किया जाएगा, प्रिपरेशन से, तैयारी से, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरह से एडमिशन होता है, क्या परसेंटेज रिक्वायर होती है, वो सारी चीज़ें बात करता हूँ MBBS के लिए। सबसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुराद कि किस परसेंटेज पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 60% आपकी इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 60 नहीं है इंटरमीडिएट में तो फिर आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। 60% का कतई मतलब ये नहीं होता कि 60% पे एडमिशन मिल जाए आपको। एक मैं बता दूं आपको, अक्सर बच्चे जो है ना वो बहुत सतही नॉलेज रखते हैं ना, और वो कहते हैं कि सर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कहा था कि 60% है, तो सर 60% का मतलब हो गया कि तो इसका मतलब ये हो गया कि 60% सर, इसका मतलब है तो 60% पर एडमिशन मिल जाना चाहिए। आपने कहा एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए सर 60% पर, 60% पे मिलना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को मिल जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है दे विल एंटरटेन यू विद दिस परसेंटेज, इस परसेंटेज पर आप एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेस्ट देने के एबल होते हैं MD-CAT का, टेस्ट देने की अहलियत रखते हैं। अगर 60 से कम होगा तो टेस्ट में भी इंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन एडमिशन इसके बाद क्या होगा बेटा, चूंकि हाँ एक मेरिट लिस्ट बनेगी और जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हम 60% का टारगेट बना लें कि इंटर में 60 बनानी है, भाई सर ने बोला था 60 एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी का मतलब होता है 60 पर एंटरटेन किया जाएगा। ये HSC का रूल है, हायर एजुकेशन कमीशन का, सही है। चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, 60% एलिजिबिलिटी होती है, बट इस पर एंटरटेन किया जाता है। परसेंटेज किस तरह फिर मिलेगा, किस पर एडमिशन, तो वो अगले स्लाइड पर बात होगी। अभी मैं आपको डराना नहीं चाहता असल में, ठीक है। मेरिट फार्मूला क्या होगा, मेरिट फार्मूला से मुराद किस, अब क्या होता है, सिर्फ इंटर की परसेंटेज पर आके एडमिशन नहीं होता, इसमें एक एग्रीगेट बनता है। अब ये थोड़ी मुश्किल बात होती है एग्रीगेट को समझना। एग्रीगेट का मतलब होता है कि आपकी मैट्रिक, इंटर और आपके टेस्ट के मार्क्स सबको मिला जुला कर हम एक नंबर बनाते हैं। 10% मैट्रिक, 40% इंटर और 50% एंट्री टेस्ट के मार्क्स आपके मिलेंगे। आपके मैट्रिक में जितने भी आएंगे, लेट से आपने मैट्रिक क्लास में 90% बनाई है तो उसके 9 मार्क्स निकलेंगे वहाँ से। इंटर में जितनी भी परसेंटेज आपने बनाई है उसके 40% हम निकालेंगे, और इंटर में जितने भी, और एंट्री टेस्ट में आपके जितने नंबर आए, 200 नंबर का टेस्ट होता है, जितने भी नंबर आए उसका 50% लिया जाएगा और तीनों को प्लस करके एक एग्रीगेट बनाया जाएगा जिसको मेरिट कहा जाता है, और इसी की बिहाफ पर एडमिशन होता है। उसका मतलब आपको तीनों में अच्छी परफॉर्मेंस करनी होती है। आपके मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, इसी तरह आपके इंटर में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट सेकेंड ईयर में, क्लास 11-12 में, और आपके एंट्री टेस्ट में जो MD-CAT आप देंगे उसमें भी आपके बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए। इन तीनों में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो सूरत में क्या होगा, आपका MBBS या BDS में एडमिशन होगा। किसी एक जगह भी लैग कर जाएंगे ना अगर आप इसमें से, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैट्रिक से ही आपको मेहनत करनी शुरू कर देनी होती है कि स्टूडेंट को। मैट्रिक के 10% काउंट हो रहा है ना भाई, लेकिन 9-10 में तो पता भी नहीं होता ये बात की जाकर काउंट होने वाला है ये। हमें तो लगता है बस कॉलेज में एडमिशन मिलता है इससे, और क्या होता है। लेकिन अब बाद में पता लगता है भाई इसका भी 10%, मतलब लाइक 3 साल के बाद जब आप जा रहे हैं तो काउंट कर रहे हैं इसका। फिर सोचते हैं काश मेहनत कर लेते, थोड़ा सा और नंबर बढ़ जाता है इसमें। 9-10 में 9-10 भी काउंट हो रहा है, इंटर भी काउंट हो रहा है, टेस्ट भी काउंट हो रहा है। तीनों चीज़ें मिलकर फिर क्या हो रहा है कि एक एग्रीगेट बन रहा है हमारे पास है। टेस्ट कब होगा बेटा, एक्सपेक्टेड इसका सितंबर 2024 में, नेक्स्ट ईयर 2024 में सितंबर के महीने में इसका टेस्ट हो जाएगा जो प्लान किया हुआ है MD-CAT। टेस्ट पैटर्न क्या होता है, टोटल 200 MCQs होते हैं, 200 MCQs होते हैं MBBS BDS के लिए। 200 MCQs होता है, 3.5 घंटे का टाइम आपके पास होता है, 3.5 आवर्स का टेस्ट होता है पूरा, ये कंटिन्यूस 3.5 घंटे का। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं किया जाता न्यूमेरिकल्स करने के लिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। जब इंटर में आपको कैलकुलेटर अलाउ है फिजिक्स में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एप्टीट्यूड में आपको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना होता है। तभी तो हम एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं कि बिना कैलकुलेटर के हमें कैसे करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को तो आदत होती है 2+2 = 4 भी कैलकुलेटर से करते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा तो अपने ऊपर कि हमें आता भी है कि नहीं, मैंने देखा अक्सर ऐसा। तो इसके लिए सीखना पड़ता है कि एक्सपोनेंट्स आ जाएं, फ्रैक्शंस आ जाएं, स्क्वायर रूट आ जाए, उसको कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो वो टेस्ट के जरिए होता है, तैयारी करते हैं उसकी। और किस चीज़ से आता है टेस्ट, बच्चे पूछते सर कहाँ से आता है, फर्स्ट ईयर से आता है, सेकंड ईयर से आता है, कहाँ से आता है। तो बेटा ये आता है PMDC सिलेबस से। PMDC कहते हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, PMDC सिलेबस। हर साल फरवरी के महीने में PMDC एक सिलेबस लॉन्च करती है। उस सिलेबस से क्या होता है बेटा कि पूरा टेस्ट हमारा बन रहा होता है ओवरऑल। उस सिलेबस में आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के टॉपिक्स मिले हुए होते हैं।
लेकिन सारे नहीं होते हैं, कुछ छठे हुए होते हैं, कुछ मिले हुए होते हैं। उस सिलेबस को फॉलो किया जाता है, जिससे क्या होता है सारे क्वेश्चन इसी सिलेबस से आते हैं, पीएमडीसी सिलेबस से, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आते हैं? एमसीक्यूज होते हैं बेटा, सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। टिक चूज द बेस्ट आंसर होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, सही पे टिक करना होता है, ठीक है। बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 54 एमसीक्यूज आते हैं, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज आते हैं, और एक और सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी कहा जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। इसके 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल। अगर आप इसको ऐड कर दें सबको, दिस इज 200, कि 200 सवालात या 200 क्वेश्चन हमारे पास इसमें आते हैं, ठीक है। और 200 एमसीक्यूज होते हैं, असल में 3.5 घंटे में आपको इसको करना होता है, 3.5 आवर्स है। और टेस्ट के पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? कम से कम कितने नंबर लाने होते हैं बेटा? एमबीबीएस के लिए 55% और बीडीएस के लिए 45%। मतलब एमबीबीएस में 200 में से कम 110 होने चाहिए आपके नंबर। 110 से कम होंगे तो आप टेस्ट फेल, अगले साल आप दोबारा ट्राई करेंगे फिर। इसी तरह से बीडीएस अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो कम से कम 200 में से 90 एमसीक्यूज आपके सही होने चाहिए। 90 से अगर आपने कम सही किया तो आपका बीडीएस में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट के पासिंग मार्क्स हैं। इसका भी कतई ये मतलब नहीं है कि इसमें आपको एडमिशन मिल जा रहा है। 60% पर आप एलिजिबल हैं एडमिशंस के लिए, और 110 नंबर अगर आपके आ जाए तो फिर टेस्ट में आप एलिजिबल होंगे, आप एमडी कैट के लिहाज से। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको इसमें एडमिशन मिल जाए। इसके लिए क्या होगा? मेरिट बनेगी, एग्रीगेट बनेगा, ठीक है। अब वो किस तरह से बनता है? अच्छा, फ़ी भी बता दूं। अक्सर बच्चे कहते हैं, ये मिसकंसेप्शन होती है कि सर वो डॉक्टर बनने की फ़ीस बहुत होती है, सर इतनी महंगी पढ़ाई होती है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे सर, तो बहुत महंगी होती है सर, इतने पैसे घर बेचने पड़ जाते हैं, पूरा घर बेचना पड़ जाते हैं एमबीबीएस की तैयारी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। ऐसा समटाइम्स होता है। तो अब मैं आपको फ़ी बता दे रहा हूँ कि एमबीबीएस की फ़ी कितनी होती है। डाउ की मेरिट की एमबीबीएस की फ़ी 31,900 रुपये पूरे साल की, ऑल ओवर ईयर, पूरे साल की लगभग 32,000, पूरे साल की कह रहा हूँ, 16,000 6 महीने की। इससे ज़्यादा आप कोचिंग में फीसेस दे देते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं बीडीएस की फीस भी अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डाउ में 2 लाख पर ईयर होती है, जेएसएमयू में 31,900 है, जेएसएमयू बीडीएस 1.5 लाख पर ईयर है। केएमडीसी में अभी फीस डबल हो गई है, ये मैं लास्ट भी बता रहा हूँ, अभी फीस बढ़ी है, लेकिन अभी 50,000 तक थी। ये सेमेस्टर फीस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके आसपास ही होगी कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा नहीं। आप देखें इसमें से आप में सारे स्टूडेंट जो बैठा हुआ जो मेडिकल का है, इसको अफोर्ड कर सकता है, इस फी को, एमबीबीएस को भी कर सकता है, आई थिंक बीडीएस को भी कर सकता है। बट मसला ये है कि अफोर्डेबिलिटी 31,900 तो कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे ही दे देंगे, इससे ज़्यादा तो हम खर्च कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि इसमें कंपटीशन है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की फ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कंपटीशन है, जिसकी फ़ी हमारी जो है वो बहुत लो है, लेकिन कंपटीशन हाई है। अब कंपटीशन किस तरह से हाई है? क्लोजिंग एग्रीगेट में आपको बता देता हूँ 2023 के, मतलब इस साल जो एडमिशन हुए हैं एमबीबीएस में, उसमें क्लोजिंग परसेंटेजेस क्या आई हैं। अब डाउ की बात करें, डीएमसी मतलब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, ओपन मेरिट की सीट 88.5, ये मैंने यहाँ 88.5% पर जाकर क्लोज हुई इस साल डाउ की एमबीबीएस। 88.5 का मतलब क्या होता है कि इंटर में भी उस बच्चे के, मतलब मैट्रिक में भी उसके 88.5 तक नंबर थे, इंटर में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी उसके 88.5 तक नंबर थे, और एंटी टेस्ट में भी उसके 200 में से लगभग उसने 180 से ऊपर ही नंबर बनाया होगा। अब ये तीनों के अंदर वो बच्चा आउटस्टैंडिंग रहा होगा, लाइक मैट्रिक में भी और इंटर में भी, और साथ में टेस्ट में भी उसने 200 में से 180 से ऊपर एमसीक्यू सही किए होंगे। तो सर हम तो अगर कहीं एक जगह अगर आप ये डाउ के लिए बेटा क्या है, तीनों में परफेक्ट होना पड़ता है। डाउ में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, मैट्रिक इंटर टेस्ट किसी में लैक नहीं करना है, और ये परफेक्ट एक स्टूडेंट चाहिए होता है इनको। लेकिन बाकी अगर हम देखें जेएसएमयू में, केएमडीसी में, तो इसमें थोड़े कम में भी हो जाते हैं, स्लाइटली कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि एमडीसी में या फिर जो है केएमडीसी में लेने के लिए, जेएसएमयू में लेने के लिए, कि आपके अगर कम है किसी एक जगह ना टेस्ट, अगर आपके एंटी टेस्ट में कम नंबर है, आप नहीं बना सके 180, आपके 170 आए, 160 आए 200 में से, तो आप इंटर में नंबर बढ़ा लो, या इंटर में नंबर अगर आपके बड़े में तो टेस्ट में थोड़े कम आ जाए तो केएमडीसी वगैरह में हो जाता है। लेकिन तो क्लोजिंग लास्ट परसेंटेज क्या गई है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं बार बार इसको नहीं रीड करूँगा, इसको थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा ये आपके लिए। तो 84.5 पे क्लोजिंग हुई है, मतलब डाउ की जो सीट गई है वो 88.5 पर गई है, और केएमडीसी का जो कह सकते हैं कि जो हमारा वो गया लास्ट सीट गई है ना, तो वो 84.5 तक लगभग गई है, ठीक है, 85 तक कह सकते हैं। तो 85 एग्रीगेट पर भी आपका एडमिशन हो जा रहा है, और 88.5 पर डाउ में हो जा रहा है। इसी तरह से इसके बाद बीडीएस होती है, तो बीडीएस के अंदर क्लोजिंग अब 84.5 से क्या होगी, कम हो जाएगी, तो आप बीडीएस की तरफ हम आ जाएंगे। फिर बीडीएस भी 80% तक बीडीएस क्लोज हो जाती है, मतलब एग्रीगेट आपके 80 तक रहना चाहिए। इसका मतलब इंटर में आपके A1 ग्रेड होने चाहिए। शॉर्टकट कर दे रहा हूँ मैं, शायद आप इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं समझ पाएंगे फिलहाल अभी क्लास में।
इंटर में आप मैट्रिक में आपकी A1 ग्रेड होनी चाहिए, इंटर में आपकी A+ होनी चाहिए, 80+ रखें, 80+ रखें, और टेस्ट में 200 में से आप 170+ रखें। ये तीनों अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। देखिए अभी फर्स्ट ईयर रिजल्ट आया नहीं है, अभी कुछ भी नहीं पता, हम बेस्ट सपोज करते हैं कि नहीं सर हमारे बेस्ट आएंगे नंबर, यही सपोज करते हैं हम क्लासेस को करें। अभी मैं नहीं कह रहा कि अभी आप सोच रहे होंगे दिल में कि सर मेरा पेपर तो इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन हम सब यहाँ पर मैं खड़े होकर क्या सपोज कर रहा हूँ कि आप सबका पेपर बेस्ट गया है और सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। तो इस लिहाज से A+ हम बनाएंगे मैट्रिक में, A+ हम बनाएंगे इंटर में, और टेस्ट में अच्छे नंबर होंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। अगर A+ नहीं भी होता है, A ग्रेड में अगर आप 75 ऊपर में होता है ना, तो टेस्ट में आप 190+ स्कोर करके भी ले सकते हैं एडमिशन, मतलब एग्रीगेट बन रहा है। अगर आपके इंटर में कम है तो टेस्ट में बढ़ा लें, टेस्ट में कम है तो इंटर में बढ़ा लें, एक ही बात है। सही है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको डील की रिगार्डिंग व्हाट MBBS के एडमिशन के लिहाज से, कि 60% पर आपको इंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन 80+ % पर हो रहा है। ठीक है, और एंटी टेस्ट में नंबर लाने पड़ेंगे इस वजह से। भाई इंटर में तो आप मेहनत कर रहे हैं, आज संडे था, आप में से जो बच्चे यहाँ के जेब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप आए 9 से 11, आपने टेस्ट दिया, मिट्स दिए अपने, तो जाहिर बात तैयारी कर रहे हैं ना, इंटर की तैयारी तो कर ही रहे हैं हमें, ताकि हमारे इंटर में नंबर अच्छे से अच्छे आ जाएं। तैयारी करके आ रहे हैं, कोचिंग में बैठ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन MD-CAT की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर वहाँ आप लैग कर जाएंगे तो फिर भी एडमिशन नहीं होगा। इसी चीज़ के लिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग के हवाले से। अभी मैंने मेडिकल के हवाले से कुछ बात की, MBBS BDS के लिहाज से। इंजीनियरिंग के लिहाज से बात करें बच्चों, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ कराची में बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हैं। अच्छा, मैंने आपको ना MBBS की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लिखा, ना मैंने बताया, आगा खान का नाम नहीं लिया, बकाई का नाम नहीं लिया, ज़ियाउद्दीन का नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है, हमदर्द का नाम नहीं लिया मैंने, अभी ले रहा हूँ। यहाँ पे भी MBBS होता है, बट फ़र्क ये होता है, दे आर सो कॉस्टली, वो बहुत महंगे होते हैं, मतलब अफोर्ड कर भी सकते हैं शायद आप में से कोई, बट एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत कॉस्टली होते हैं। 15 to 20 लाख पर ईयर होते हैं उनकी फ़ी, मतलब पर ईयर 15 से 20 लाख सालाना आपको फ़ीस देनी पड़ती है, और बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं पाकिस्तान, कराची के अंदर ख़ास तौर पे। ठीक है, लेकिन अगर आप कर पाएंगे तो, अगर आपका नहीं हो सकता गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप प्राइवेट सेक्टर भी ले सकते हैं, उसमें भी MD-CAT का टेस्ट का क्लियर होना ज़रूरी होता है। अगर आप अफोर्ड कर भी रहे ना बेटा, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको बिना टेस्ट के एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें भी एग्रीगेट बनेगा, उसमें भी टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसमें भी सब कुछ होगा। ये नहीं कि पैसे आपने 15 लाख दे दिए तो आपको सीट सजा कर मिल गई, बेटा ले लो 15 लाख रुपए आपने दे दिए, बहुत दे दिया आपने पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी एग्रीगेट बनेगा, लेकिन इससे कम होगा, इतना नहीं होगा जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए भी MD-CAT की तैयारी करनी पड़ेगी, आप प्राइवेट जाना चाहते हैं तो भी। सही है, आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे यकीनन जो राइज कर रहे होंगे। वो एंड का 15 मिनट्स हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप इसको लिख कर रख लें क्वेश्चंस को, आप इसको जहन में रख लें अपने, और फिर उसके बाद क्लास के एंड में जब हम यहाँ पर मौजूद होंगे आप हमसे पूछें, इंशाल्लाह सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो अच्छा, इसमें प्राइवेट का नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, चूँकि इंजीनियरिंग की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सस्ती होती हैं मेडिकल के मुकाबले में। मेडिकल की पढ़ाई प्राइवेट में बड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्राइवेट में लगभग गवर्नमेंट के बराबर ही पड़ती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क होता है, स्लाइड सा डिफरेंस होता है। इसलिए इंजीनियरिंग के बच्चे बेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही जाते हैं, और अफोर्ड हर बच्चा, एवरेज बच्चा भी अफोर्ड कर लेता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सबसे टॉप यूनिवर्सिटी हमारी है NAD यूनिवर्सिटी कराची में, NAD इज़ द टॉप 1, उसके बाद दाऊद है, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग होती है। प्राइवेट की बात करें, देयर आर सो मैनी प्राइवेट, उसमें फास्ट है, UIT है, सर सैयद है, DHS उफ़ा है, बहरिया यूनिवर्सिटी, इकरा है, हमदर्द है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की। रीज़न क्या है, जैसे MBBS के अंदर था कि गवर्नमेंट में जो है वो फ़ी कम होती है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, फीस भी कम है, वैल्यू भी ज़्यादा है, दोनों तरफ से फ़ायदे में आप हैं। फीस भी कम भरनी है और वैल्यू भी ज़्यादा है गवर्नमेंट के अंदर। प्राइवेट में फ़ीस भी ज़्यादा होती है, वैल्यू गवर्नमेंट के मुकाबले में कम होती है, तो इसलिए इंसान कोशिश करता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाए। पैसे रख के भी कुछ बच्चे सोचते हैं गवर्नमेंट में जाना, मतलब NAD में जिसका एडमिशन हो रहा होता है ना, वो भले वो प्राइवेट अफोर्ड कर रहा हो, लेकिन वो NAD जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जबकि उसके पास फ़ी होती है कि वो तमाम यूनिवर्सिटी में फ़ीस भर दे, लेकिन वो जाता यहीं पर है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? तो ये एक डिफरेंस हमारे पास है। अक्सर ऐसा होता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एक फ़र्क है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले, इसमें कोई शक नहीं है, दैट्स अ सिंपल थिंग जो हम सब जानते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से उल्टा है, यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होती है प्राइवेट के मुकाबले में। ये एक रिवर्स कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए बच्चे इंटर तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी वो गवर्नमेंट ही जाना चाहते हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाई उनको मिल सके। फीस का मसला नहीं होता, पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो गवर्नमेंट के अंदर NAD के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो मेन हमारा टास्क है। तो NAD यूनिवर्सिटी कराची में एक मायानाज यूनिवर्सिटी है,
NID यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, और कई सालों से कायम है और सुप्रीम एक इदारा है इंजीनियरिंग के अंदर हमारे लिए। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस के हैं वो इसमें जा सकते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर वही बात होगी कि मैं अभी बात करूँ इंटरेस्ट की। कुछ सीट्स अब NID ने क्या किया, मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी सीट्स रखी हैं। एक तो फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मेडिकल वाले जाते ही जाते हैं और कई सालों से जा रहे हैं, 15-20 सालों से। लेकिन अब बाकी भी फील्ड्स के अंदर ना मेडिकल की कम, अब ऐसा हो गया है कि बाकी फील्ड्स के अंदर भी कुछ फील्ड्स के अंदर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। बट फिर यही चीज़ है कि हम अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट करता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, ना कि वो NID से इंजीनियर बनना चाहता है। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, जा सकते हैं, बट मेडिकल वाले बच्चों पे सूट यही करता है कि वो MBBS या BDS की तरफ जाएं। सूट जो उन पर करता है, जो उन्होंने जिनके लिए जो उन्होंने इंटर जिसलिए किया है, अच्छे नंबर से तैयारी की है, वो इसलिए कि वो डॉक्टर बने, ना कि इंजीनियर। इसी तरह से प्री इंजीनियरिंग वालों बच्चे पर ये सूट करता है कंप्यूटर साइंस वालों पर कि वो इंजीनियर बने NID में और सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में जाकर। जा तो वो किसी और फील्ड में भी सकते हैं, बट एक बात होती है ना, जो फील्ड आपने पढ़ी है उसके रेलेवेंट आप रहे हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 60% मार्क्स, इसमें भी 60% होंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो है वो एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, एलिजिबल हो गया आप एडमिशन्स के लिए। 60% मार्क्स आपके इंटर में होने चाहिए, या आपने O लेवल्स किया, डिप्लोमा किया, सबके लिए 60%, ठीक है। इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, प्री मेडिकल से किया हो, वॉटेवर, लेकिन 60% आपके मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। अच्छा, मेडिकल में मैंने क्या बताया था, 60% एलिजिबिलिटी है, और 60% पे एडमिशन तो वाकई में मेडिकल में नहीं मिलता। मतलब आपके 60, 65, 70 है तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मेडिकल के अंदर। 70 पे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन इंजीनियरिंग का बेनिफिट ये है ना कि 60 भी अगर आपकी आ रही है ना, आपका टेस्ट क्लियर, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों, रीज़न क्या है। बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। इंजीनियरिंग का बेनिफिट ये होता है कि इसमें फील्ड्स बहुत सारी हैं। MD कैट करके आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 फील्ड ले सकते हैं, MBBS और BDS, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें टोटल 25 सीट्स हैं जो आप ले सकते हैं, 25 फील्ड में से एक का इंतखाब करना पड़ता है, 25। तो उससे क्या होता है कि आपके पास कंपटीशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अभी मैं बताऊँगा सारी परसेंटेजेस, आप परेशान मत हो। मेरिट फार्मूला इसका क्या बनता है, एग्रीगेट क्या बनता है, जैसे इसमें मैट्रिक काउंट नहीं होता, 50% इंटर और 50% टेस्ट। जितना आपने इंटर में बनाया, जैसे कि इंटर में आपकी 80% है तो उसका 40 ले लेंगे। और इसी तरह से अगर आपने टेस्ट में 100 नंबर का टेस्ट होता है, अगर 100 में से अगर आपने 90 मार्क्स लाए तो उसका 45 ले लेंगे। तो 40 और 45 प्लस करके 85 आपका मेरिट बन जाएगा। तो 50% टेस्ट और 50% एंट्री टेस्ट, 50% एंट्री टेस्ट और 50% इंटर। उसमें क्या होता है, MBBS में उसमें 10% मैट्रिक भी काउंट होता है, इसमें मैट्रिक काउंट नहीं होता, बस इंटर और टेस्ट दोनों के 50-50% मतलब उठाते हैं। मतलब अगर आपके इसमें 80% है तो 40 लेंगे सिर्फ, बस 90 नंबर टेस्ट में आया तो बस 45 लेंगे, बस समझ में आ रही है। इसको अपने लिहाज से अब आप बना सकते हैं। टेस्ट कब होगा बेटा, 2 राउंड्स होते हैं NID में, 2 टेस्ट होते हैं। MD कैट में तो एक ही टेस्ट होता है, वो इस साल अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से 2 टेस्ट हो गया, रिकंडक्ट के नाम से आपने सुना होगा। तो वरना होता है एक ही टेस्ट है बेटा हर साल MD कैट के अंदर। ई कैट, लेकिन NID में क्या होता है, हर साल 2 टेस्ट होते हैं। इनका हर साल 2 टेस्ट है, राउंड 1 राउंड 2 कहलाता है, पहला राउंड दूसरा राउंड। और दोनों टेस्ट आप दे सकते हैं, और दोनों में से जिसमें अच्छे नंबर आएंगे ना वो रिजल्ट आप रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है NID के अंदर कि 2 टेस्ट दे सकते हैं। अगर पहले में आपके कम आए, दूसरे में चले आए, दूसरा वाला आपका टेस्ट कंसीडर किया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है जो NID के अंदर मौजूद है। राउंड 1 आपका जुलाई में होगा, राउंड 2 आपका अगस्त में होगा। ये पहले उस समय डेट्स पता है इसकी, जुलाई अगस्त। टेस्ट का पैटर्न क्या होता है बेटा, इसका टेस्ट इन बोर्ड से आता है, इसका भी कोई सिलेबस नहीं होता, पूरी बुक से आ सकता है कहीं से भी। जैसे PMDC सिलेबस होता है MD कैट वालों का, ई कैट वालों को कोई सिलेबस नहीं होता, पूरा पढ़ना पड़ता है। सिंध बोर्ड सिलेबस, कैलकुलेटर इसमें अलाउ होता है। ये थोड़ा सा एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि इंजीनियरिंग वाले जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनको कैलकुलेटर अलाउ है, और मेडिकल वाले जो मैथ्स पढ़ते ही नहीं उनको अलाउ किया ही नहीं MD कैट में। अब ये थोड़ा सा बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता सिस्टम है, ठीक है। ये थोड़ी अजीब सी बात होती है NID में, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ होता है। और NID वाहिद कराची की यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान की, बल्कि जहाँ पर टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है, वरना और किसी जगह नहीं होता, सिर्फ NID में अलाउ करते हैं। तो इस साल भी अलाउ होगा। कैलकुलेटर की मदद से आप आंसर्स निकाल सकते हैं MCQs के, न्यूमेरिकल्स के। 2 घंटे का टेस्ट होता है, 100 MCQs होता है, 100 MCQs होते हैं। अब 100 MCQs का बड़ा, इसका NID का बड़ा सादा पैटर्न होता है। 25 MCQs 4 होते हैं, 25 केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के, 25 मैथमेटिक्स के, और 25 जो है वो आपके इंग्लिश के MCQs होते हैं। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री आपके टोटल बुक से आती है, बुक से ही आएंगे। अब वो क्या क्या आएंगे जब हम टेस्ट की तैयारी करेंगे तो पता लगेगा, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ये MCQs आते हैं। बाकी इंग्लिश के 25 MCQs आते हैं। अच्छा, इंग्लिश के MCQs का थोड़ा मसला होता है। हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं ना बेटा,
अपने इंटरमीडिएट के अंदर, वो लिटरेचर बेस्ड होती है। लिटरेचर होती है, कहानियाँ होती हैं। आप इंग्लिश में प्रिजनर ऑफ जेंडा पढ़ रहे होंगे, आप 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप पढ़ रहे होंगे, द डिवोटेड फ्रेंड पढ़ रहे होंगे, सिल्वर बॉक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या पोम्स के अंदर फिर आप विलियम शेक्सपियर के पोम्स पढ़ रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। लेकिन टेस्ट में आपको पता है इसमें से कोई MCQs नहीं आता है। 3 बुक्स हैं आपकी, देयर आर 3 बुक्स। नॉवेल बुक अलग है, प्रोज बुक अलग है, पोइट्री बुक अलग है, लेकिन तीनों में से किसी से नहीं आता है। फिर क्या आता है सर? ग्रामर आता है, फंक्शनल इंग्लिश जिसको हम कहते हैं। और ये बड़ी खतरनाक बात होती है, चूंकि हमारे बच्चे इस पर बहुत पीछे होते हैं, क्योंकि हम लोग इंटर में पढ़ते ही नहीं है। सेकंड ट्रे में ग्रामर के नाम पे सिर्फ नरेशन और कुछ नहीं, आपको पता है। सेक्शन सी में 10 नंबर का नरेशन आता है, ग्रामर का और क्या, तो ऊपर से नीचे तक पूरे 100 नंबर का कुछ नहीं आता है सेकंड ट्रे में। MCQs, क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, ये सब आता है ना। तो हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में ग्रामर में बहुत पीछे रहते हैं, क्योंकि कोर्स में नहीं है। 100 नंबर के पेपर बन ही रहा है ग्रामर से। और जब हम टेस्ट देने जा रहे हैं तो पता लग रहा है 25 MCQs कहाँ से आ रहे हैं बेटा? इंग्लिश के ग्रामर से आ रहे हैं। इसके लिए हमें एंटी टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, खासतौर पर इंग्लिश के लिए, चूँकि ये बहुत मुश्किल होता है और उसके बड़े टफ होते हैं। फंक्शनल इंग्लिश के MCQs आपको दिखाया जाएगा तो आप 25 में से 10 भी शायद सही ना कर पाएँ। अच्छी इंग्लिश रखने वाले की बात करो, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, हु इज़ क्वाइट वेल वर्ड्स इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको नहीं पढ़ने वाला उसको तो छोड़ ही दो। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो भी 10 से ऊपर सही नहीं कर पाएंगे इसको। मतलब मैं आपको कभी क्लासेस शुरू करूँगा तो आप देखिएगा, इसलिए तैयारी करनी पड़ती है। तो 100 नंबर के MCQs बन गए बेटा, 100 MCQs हो गए। टेस्ट के पासिंग मार्क क्या होते हैं बेटा? 50। कम से कम 50 MCQs आपको सही करना है 100 में से, तो आप एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। 49 भी करेक्ट होंगे तो फिर आप एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। फी स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत कम, सिंपल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो 31,000 पर सेमेस्टर, 30-31,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस होती है। 6 महीने की फीस है। साल भर के 62,000 फी है, बस और कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दैट्स वाई इतनी आपको सस्ती दिख रही है। ये प्राइवेट में जाएंगे तो लाखों में भी बात होगी, ठीक है। और ये सस्ती भी है और बेस्ट भी है कराची के अंदर, तभी आप सब इसका नाम जानते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे। अब लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है? परसेंटेजेस यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स इसी इंतजार में होते हैं कि सर परसेंटेज बता दें कि 2023 में एडमिशन किस परसेंटेज पर क्लोज हुई, किस फील्ड्स की। ये आखिरी बात करूँगा, फिर बाद में हम टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे, NED के लिहाज से बात करने के बाद। अब देखो ये हमारे पास टोटल वैसे 25 फील्ड्स हैं सर आपने बताया, लेकिन आपने 13 मेंशन किए, तो टॉप 13 फील्ड्स में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। टॉप 13 उसके बाद भी है बट मैं मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे अक्सर उसके बाद की फील्ड पसंद नहीं करते, यहीं तक पसंद करते हैं फील्ड लेना, ठीक है। और ऊपर जितने, और आपको पता है आजकल जो दौर है कंप्यूटर साइंसेस का है, CS का है, और सब जानते हैं, बॉयज़ अच्छी तरह जानते हैं, गर्ल्स भी जानती हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का कितना ज़्यादा बूम है, हर तरफ कंप्यूटर का शोर है कि कंप्यूटर सीख लो और कमा लोगे और अर्न कर लोगे, बाहर भी चले जाओगे, घर बैठ के भी कमा लोगे, बहुत कुछ है। तो इसलिए क्या है कि NED में आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड, NED में टोटल 7 फील्ड है कंप्यूटर साइंसेस की, और 7 के 7 टॉप 7 है, दे आर ऑल टॉप 7, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, BCIT जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI कहा जाता है, BS साइबर सिक्योरिटी, BS डेटा साइंस, और उसके बाद 7वीं फील्ड है BS गेमिंग एंड एनिमेशन। ये 1 से 7 तक सारी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स हैं। थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर का आइडिया रखते हैं आप तो उसका मतलब ये कि ये सारे के सारे कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड टॉप पर है। उसके बाद आपको 8वें नंबर पर आपको क्या मिलेगा आकर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आएगी मैकेनिकल, 10वें नंबर पर आगे, किसी ज़माने में टॉप पे हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि अब दौर चेंज हो गया पाकिस्तान के अंदर, कंप्यूटर की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह IM हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, टेलीकॉम इंजीनियरिंग हो गई, ये सारी फील्ड्स हमारे पास आ गई लाइन से, और भी नीचे होती हैं, मैंने मेंशन नहीं किया। और एक बात, अब आप परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे ना, तो आप देखें टॉप 7 जो फील्ड्स हैं ना, वो सारी A1 ग्रेड्स पे हैं, 86.86, 83 और ये सो ऑन 82.64 तक। कंप्यूटर की फील्ड A1 से नीचे तो मिल ही नहीं रही है। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सबसे टॉप की फील्ड है, टोटल 60 सीट्स हैं इसके अंदर NED में, 60 बच्चों का एडमिशन होता है, और एग्रीगेट क्लोजिंग लास्ट परसेंटेज इसकी क्लोजिंग हो 86.86 पर, इससे कम भी नहीं मिलेगी। मतलब इंटर में भी आपके इतने नंबर होने चाहिए, और आपके टेस्ट में भी 100 में से 86-87 के करीब नंबर होने चाहिए, तब जाकर आपको NED के सॉफ्टवेयर मिलेगी, जो सिर्फ 60 बच्चों को मिलती है पूरे कराची से लकी स्टूडेंट्स को। बात समझ में आ रही है? तो ये एक कंपटीशन आप इसका चेक करें। और हमारे बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो घर बैठ के कर लेंगे या ख्वाब देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक दैट, तैयारी करनी पड़ती है चीज़ों के लिए, ठीक है। आप कंपटीशन देखें ना, आसमान से बातें कर रहे हैं कंपटीशन की, और हम सिर्फ सोचने से नहीं होता, चीज़ों को हम सोच लें और फिर चीज़ें हो जाएं, इस पर एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है,
है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो सिर्फ सोचने से नहीं बनता, हमें वर्किंग करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, यही है। मैं क्या करूँ, मैंने नहीं किया ये ऐसे बच्चों ने किया, इतनी परसेंटेज को इंक्रीज़ किया है। बच्चे फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं तो क्लोजिंग ये आ रही है। ये मैं आपको ना डराना चाहता हूँ, ना मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ, ना मैं आपके ड्रीम्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ अभी वक्त है, तैयारी करें ताकि आप इन एडमिशन्स में गेट कर सकें कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड्स में। ये टॉप की फील्ड्स होती हैं एनईडी में कंप्यूटर रिलेटेड, बाकी फील्ड भी अच्छी हैं, लेकिन इनमें अगर हो जाए एडमिशन तो आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ना, तो बहुत बेहतरीन हो जाता है कि आपने एनईडी से एक सुप्रीम कंप्यूटर की फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर ली है, दैट्स गुड। तो ये क्लोजिंग परसेंटेजेस है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप नहीं भी लिख पा रहे चीज़ों को तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल, वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे चैनल पर, मेरे सर नसीम जुल्फ़िकार चैनल का नाम है मेरे, तो उस पर आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो चीज़ें आपको दिख जाएंगी, अगर इस वक्त आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं, वहाँ से रिकॉर्डिंग चीज़ें चल रही। तो ये तो मैंने अब मैं बात करता हूँ दोनों को मिलाकर, इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्यूटर साइंस को मिलाकर अब मैं बात करता हूँ कि अब एक कलेक्टिव बात हम करते हैं, एक हाइब्रिड बात हम करते हैं कि यू मस्ट स्टार्ट अर्ली, आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा, जो आपको लाजमी जल्दी मस्ट स्टार्ट अर्ली, आपको लाजमी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी तैयारी। बच्चे कहते हैं सर हम एग्जाम्स की बात करेंगे सर, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पहले मिसकॉन्सेप्शंस दूर करता हूँ। पहली बात तो सर पढ़ाई नहीं करेंगे सर, इंटर पढ़ लिया बहुत हो गया सर, उसके बाद कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स कर लेंगे, फलाना जगह से हो रहा लिखा हुआ था घर बैठकर लाखों रुपए कमाइए, ये कोर्स कर लीजिए 3 महीने का लाखों रुपए कमाइए, तो क्या फ़ायदा सर फालतू में इतनी टेंशन पालें, इंटर में नंबर लाएं, ये करें, वहाँ लिखा हुआ था लाखों रुपए कमाइए, फेसबुक में पढ़ रहा था एक जगह लिखा हुआ था ये कोर्स कर लेंगे तो 15 लाख महीना घर का कमा लेंगे। तो 15 लाख जब उस कोर्स को करके कमा ही सकते हैं तो क्या जरूरत है इतनी सारी परेशानी लेने की, या तो 1 लाख की सैलरी भी नहीं मिलेगी। ये एक सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन हमारे बच्चों में कराची के, जिसने जहर की तरह आलूदा कर दिया बच्चों के पूरे जहनियत को, वो यही वाली बात है कि हमें डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है सर, डिग्री तो बेकार है, डिग्री करके क्या करना है, बेरोजगार फिरेंगे और क्या करेंगे, डिग्री से अच्छा सा शॉर्ट कोर्स कर लेंगे, फलाना जगह से हो रहा है, कंप्यूटर का बहुत पैसे हैं, घर बैठ के लाख 10 लाख कमा लेंगे। ये सबसे बड़ा एक मसला है, ठीक है, याद रखिए डिग्रीज आर मच नेसेसरी। मैं नहीं कहता चलो भाई कमाना एक चीज़ अलग है, डिग्रीज आर योर पासपोर्ट टू द फ्यूचर। एक्चुअली आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं ना बेटा, चाहे आप स्टडी वीज़ा में जाना चाहें, चाहे आप इमिग्रेशन करना चाहें, व्हाटएवर, आपकी डिग्री ही मैटर करती है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले ना जर्मनी जाना चाहें, यूएसए, कनाडा, यूरोप के किसी भी कंट्री, डिग्री सबसे पहले वो आपसे डिमांड करेंगे कि डिग्री है कि नहीं है। आप बोले नहीं मुझे तो पाइथन भी आता है, मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, मैंने 6 महीने वहाँ से किया, 6 महीने वहाँ से किया, साल का कोर्स वहाँ से किया, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, तो मुझे तो बहुत कुछ आता है सर, मुझे तो जर्मनी वाले ऐसे ही बुला लेंगे। तो ऐसे कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में तो आप जॉब कर लोगे, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर हाउस में जाके कमा भी लोगे, घर बैठ के भी कमा लोगे, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान आप अब्रोड मूव नहीं कर सकते, ना स्टडी वीज़ा पर ना इमिग्रेशन पर। ये कॉमन सी बात है, सही है। तो डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए कि अगर इन केस आपके दिल में कहीं पे भी है कि मैं पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, देन यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री, ठीक है। कहीं से भी करें, मैं नहीं कह रहा एनईडी से डाउट से करें, कहीं से भी कर लें, कंप्लीट करनी ज़रूरी है डिग्री, ग्रेजुएशन मस्ट करना है पहली चीज़ तो ये, ठीक है। इसके बारे में नहीं सोचते कि इंटर के बाद हम छोड़ के शॉर्ट कोर्स कर लेंगे, ये सब नहीं करेंगे, ये बात आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। दूसरी, और ये जो बातें मैं अपने फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, ठीक है ना। अगली बात, दूसरी चीज़ कि लाइक सर हम तैयारी जो करेंगे ना, करेंगे सर, हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम सर, लेकिन हम तैयारी सर हम करेंगे सेकेंडरी के बाद। अभी तो सर बड़े टेंशन्स हैं, अभी कोचिंग में मिड टर्म्स चल रहे हैं हमारे, और पेपर्स चल रहे हैं हमारे, और फिर घर में तैयारी करनी पड़ती है, हर टीचर जो है वो अलग अलग टेस्ट दे रहे होते हैं, और हम होमवर्क दे रहे होते हैं, असाइनमेंट दे रहे होते हैं, 10 ईयर सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें तो सर उसी से फुर्सत नहीं मिलती, हम एंटी टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे। तो हम तो पेपर के बाद करेंगे जब हम फ्री हो जाएंगे इंटर से। अभी ये 6-7 सब्जेक्ट ने तो हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा हुआ है, अब हम बाद में करेंगे। ये भी एक आप सबके जहन में होगा ये सवाल, पहले मैं इसका जवाब दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स इस बार इंटर के हैं ना वो मई जून में है, इंजीनियरिंग वालों को या मेडिकल वालों सबको बता रहा हूँ, मई जून में आपके एग्ज़ाम्स होंगे इंटर के, चूँकि रमज़ानों के बाद अप्रैल में आपके पास अप्रैल मई में जो है वो आप 9-10 के एग्ज़ाम्स होंगे, और मई जून में जो है वो इंटर के एग्ज़ाम्स होंगे, और इंटर के प्रैक्टिकल्स भी होंगे जून के एंड तक, 30 जून तक इंटर के प्रैक्टिकल्स ही चलेंगे, 30 जून तक। और आपको पता 10 जुलाई को आपके एनईडी का टेस्ट हो जाएगा, 10 जुलाई को। सिर्फ 10 दिन होंगे आपके पास एनईडी के टेस्ट के लिए, ओनली 10 डेज राउंड 1 के लिए। अब कौन ऐसा बच्चा है जो 10 दिन में तैयारी करके दिखा दे, पूरा फर्स्ट ईयर, पूरा सेकेंड ईयर, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ और साथ में इंग्लिश भी, 10 दिन ओनली। पॉसिबल ही नहीं है, 24 घंटे भी बैठ जाओ तो मुमकिन नहीं है,
तो उसका मतलब कोई ये बात नहीं है कि एनईटी की तैयारी आप पेपर के बाद कर लेंगे, कोई नहीं कर सकेगा। हाँ, केयू की तैयारी कर सकते हैं, केयू का टेस्ट आगे जाकर सितंबर अक्टूबर में होता है, उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एनईटी की नहीं कर सकते, जो सुप्रीम फील्ड है जहाँ हर बच्चा जाना चाहता है। इसी तरह एमडी कैट का टेस्ट अगस्त में, एक महीने 10 दिन में आप एमडी कैट की तैयारी कर ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लें। जो एक माइंड होता है ना कि इंटर के बाद करेंगे, अक्सर जगह ऐसा होता है कि मैंने देखा बल्दिया टाउन में ऐसा ही है कि इंटर के बाद शायद का सीन होता है कि इंटर के बाद कराएंगे, और ये तो नहीं हो सकता, एडमिशन्स भी इतने ज़्यादा नहीं हो सकेंगे इसमें। ठीक है, कहने को तो बच्चे के लिए बड़ा फ़ायदा है कि इंटर के बाद कर लिया, लेकिन पॉसिबल नहीं, हमें तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, चूँकि आपका टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यू विल हैव गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन, अच्छा वक्त मिलेगा आपको तैयारी करने का, अगर अभी नेक्स्ट संडे से आप स्टार्ट कर दें उसको। तो हैव्स टू रिवाइज योर सेकंड ईयर विद कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एमसीक्यूज बेस्ड। इससे ये भी एक बेनिफिट होगा कि आप सेकंड ईयर के एग्जाम्स में, अच्छा बच्चे कहते हैं सर हम डबल माइंडेड हो जाएंगे, एंटी टेस्ट भी पढ़ रहे हैं सर, इंटर भी पढ़ रहे हैं सर, ये तो सर डबल माइंडेड, तो बेटा सब्जेक्ट्स तो सेम है ना, जो इंटर में पढ़ रहे हैं वही चीज़ पढ़नी है। फायदा इंटर को क्या पहुंचेगा, एमसीक्यूज बेस्ड लर्निंग हो जाएगी, चूंकि हम एंटी टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यूज की तैयारी कराते हैं और कुछ नहीं। और आपको पता है हर पेपर में सेक्शन ए में एमसीक्यूज आता है, 17 आता है, 20 आता है, एमसीक्यूज आते हैं ना भाई। अब अगर आप एंटी टेस्ट की क्लासेस लेंगे तो आपके वो जो 17 एमसीक्यूज है वो तो ऐसे निकल जाएंगे आराम से, जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ्स के, इनके। तो बेनिफिट हो गया ना आपको एक तरह से कि सेकंड ईयर की भी एमसीक्यूज बेस्ड लर्निंग हो गई आपकी, और साथ में आपकी जो है तैयारी का टाइम मिल गया। तो हर तरह से विन विन सिचुएशन है, कहीं पर लॉस नहीं है कि आपको नुकसान हो रहा है सर, ऐसे कोई बात नहीं है। और क्रैश बैचेस में फ़ी वही होती है जो आपकी रेगुलर बैच में होती है। अगर आप क्रैश बैच में भी आओगे तो फ़ी आपको वही पे करनी पड़ेगी, तो बेहतर है रेगुलर बैच में वही फ़ी पे करके हम लोग पूरे साल तैयारी करें। सही है, आपका बेनिफिट है ना भाई। स्टडी प्लान क्या होगा, स्टडी प्लान से हमारा क्या तरीका होगा स्टडी करने का, हम किस तरह से पढ़ाते हैं कि इंटरमीडिएट के एग्जाम से मैंने बताया मई जून में एक्सपेक्टेड है, और टेस्ट आपके जुलाई से सितंबर के बीच में होंगे। जुलाई में एनईटी का राउंड 1, और अगस्त में एनईटी का राउंड 2, और सितंबर में आपका होगा जाकर लाइक एमडी कैट होगा, एमबीबीएस बीडीएस के एग्जाम्स होंगे। वन वे टू गेट एडमिशन, एक तरीका क्या होता है एडमिशन गेट करने का कि इंटर की तैयारी आप मंडे से सैटरडे तक आप करें, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जो आप इंटर की तैयारी करते हैं वो आप करें, अपनी क्लासेस लें, इंटर की तैयारी भी इसी में करें। सिर्फ जो है ना टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप एक दिन हमें दें, संडे का दिन, दैट सिर्फ संडे का एक दिन हम आपसे लेंगे, उसमें हम आप उसके अलावा पूरे हफ्ते आपको हम इंटर की कोई परेशानी आपकी नहीं होगी। एक संडे हम लेंगे, उसी में हम सारी क्लासेस कंडक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। इससे क्या होगा, संडे करके हमारा एटलीस्ट 50% कोर्स हम खत्म कर लेंगे आपके सेकेंड एग्जाम से पहले तक। उसके बाद जो कोर्स बचा होगा उसको हम रेगुलर क्लासेस करके सेकेंड ईयर के बाद करेंगे, बाद थोड़ा सा हमने पहले खत्म कर लिया और थोड़ा सा सेकेंड ईयर के बाद कर लेंगे। यही तरीका है जो पूरे कराची में इस वक्त चल रहा है। दैट इज अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, जो कि कराची के हर बड़े सेंटर में चलती है। सैटरडे संडे क्लासेस करते हैं, बाद में रेगुलर कर देते हैं। हम सिर्फ संडे ही करें, सैटरडे भी आपको परेशान नहीं कर रहे, एक दिन सिर्फ। उससे क्या होगा कि आपकी 50% तैयारी सेकेंड ईयर के एग्जाम से पहले हो जाएगी और 50% तैयारी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद हो जाएगी, तो किसी तरह से आपको परेशानी नहीं होगी इस तरह से। तो वाई द प्रिपरेशन इज नीडेड, जैसे मैं बता रहा था कि तैयारी करनी क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत है तैयारी करने की, उसके बिना हम नहीं कर सकते हैं क्या। पहली चीज़ तो ऑल द यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट एंट्री टेस्ट, हर यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट होता है अब जाकर, अच्छा पहले नहीं होता था, अब जो है ना हर यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है। बिना एंट्री टेस्ट के एडमिशन कोई नहीं देता, ठीक है, टेस्ट में पास करना ज़रूरी होता है। हाँ होता है सर बच्चे, आप शायद आप में से को बोल सर कराची यूनिवर्सिटी के ओपन मेरिट प्रोग्राम्स भी तो होते हैं, केयू ओपन मेरिट जो अभी आजकल चल रहे हैं, केयू के ओपन मेरिट प्रोग्राम बिना टेस्ट के बिल्कुल होते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि नहीं होता है। कराची यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोग्राम्स भी रखती है जिसमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप ज़रा एक नज़र उस फील्ड्स को आप देखोगे ना कि वो कौन से फील्ड्स हैं, तो उनमें को बहुत अच्छी स्कोप वाली फील्ड आपको नहीं दिखाई देगी। जितनी अच्छी फील्ड है केयू के अंदर वो सब टेस्ट बेस्ड है। BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BE केमिकल इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, फार्मडी, DPT, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, BBA, ये सारी अच्छी फील्ड उसके अंदर टेस्ट बेस्ड है। बाकी सिंधी, पर्शियन, बंगाली, फारसी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, ये सब आपको मिलेगी कि उसके अंदर। ये ख़राब फील्ड नहीं है, फालतू नहीं बोलेंगे उसको हम, लेकिन स्कोप इतना नहीं है। फील्ड तो बेटा पढ़ाई तो सारी अच्छी है, पढ़ाई को बुरा बोलना गलत बात है, लेकिन इन फील्ड्स की तरफ जाना नहीं चाहते बच्चे, आप भी नहीं जाना चाहते, मेरे बोलने से क्या होता है, ठीक है। तो वो फील्ड ओपन मेरिट के अंदर है जिसको बिना टेस्ट के मिल जाएगा और उसको कोई लेता भी नहीं है। सही है भाई। तो कहने का मकसद है यूनिवर्सिटी में टेस्ट तो होंगे लाजमी। एमसीक्यूज बेस्ड लर्निंग मिसिंग इंटर में बेटा आपको पता है एमसीक्यूज की तैयारी मिसिंग होती है। मैं खुद भी इंटरमीडिएट पढ़ाता हूँ, तो हम सिर्फ सेक्शन बी और सेक्शन सी पर ज़्यादा बच्चों को गाइड करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग पे। इसी में फोकस होता है हर जगह, ऐसा ही तो कोई टाइम ही नहीं होता इतना। ज़्यादातर फोकस होता है कि हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की तैयारी करें, शॉर्ट और लॉन्ग की।
MCQs की तैयारी थोड़ी बहुत करा सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं कराते, वो मिसिंग होती है। तो इसलिए अगर आप इंटर की तैयारी को देखते हुए आप टेस्ट दे दें कि हमने इंटर में पढ़ा हुआ है, एंटी टेस्ट में हम जाकर एडमिशन ले देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि MCQs बेस्ड लर्निंग तो हमने की ही नहीं है, हमने तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़े, लंबे लंबे डेरिवेशंस पढ़े जिसका कोई काम नहीं है, लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स पढ़े जिसका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, एंटी टेस्ट के अंदर। तो जो आप इंटर में पढ़ते हो उसमें अक्सर चीज़ें आपके एंटी टेस्ट में नहीं आती, कुछ अलग चीज़ें आ रही होती हैं, तो अलग से तैयारी करनी पड़ती है उसकी। रिस्ट्रिक्शन मेक्स ट्रबल, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ट्रबल करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर के बिना MD-CAT में मैथ्स करना पड़ता है। टाइम लिमिट्स होती हैं, जैसे MD-CAT में 200 सवाल करने हो तो 210 मिनट में, 1 मिनट का टाइम आपको मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, उस 1 मिनट में ही आपको सवाल करना, उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। तो 1 मिनट पर क्वेश्चन, इस तरह से NED के अंदर इसको 20 मिनट मिलते हैं 100 सवाल के लिए, 1 मिनट के लगभग थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलता है 1 सवाल के लिए, तो टाइम कम होता है और टाइम कम और MCQ ज़्यादा है। तो ये किस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये हम एंटी टेस्ट की क्लासों में सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है कि एक्सपर्ट टेस्ट प्रिपरेशंस के साथ जो क्लासरूम में आपको गाइड करें, और आपको प्रैक्टिस मटेरियल हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस करते हैं। हमारी बुक्स होती है अपनी बनी हुई, हमारा अपना टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं बुक की फॉर्म में, उससे आप तैयारी करते हैं, उससे आप प्रैक्टिस करते हैं, पूरे नोट्स फॉर्म में वो होता है। मिथ क्या होती है बच्चे की, हम खुद से तैयारी कर लेंगे, मिथ होती है जहन में बना होता है सर तैयारी तो हम खुद से कर लेंगे, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि बहुत कुछ बच्चे शायद कर पाएंगे खुद से, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वर्स्ट सिनेरियो पर मतलब नहीं एडमिशन हो पाता, यहाँ तक कि उनकी इंटर में अच्छी परसेंटेज होती है, टेस्ट में नंबर नहीं होने की वजह से रियलिटी होती है कि उनका एडमिशन नहीं हो पाता। ये एक सच्ची हकीकत है जिसकी बात मैं यहाँ पर करता हूँ। अभी सुबह ही मुझे एक बच्चे की बात हो रही थी, 86% उसकी थी, 86% इंटर में। आप सोचते हैं 86 कितनी होती है, उसके बावजूद टेस्ट क्लियर नहीं हुआ उसका, और वो परेशान है कि सर वो ये हो गया, मैंने तो इंटर में इतनी अच्छी बनाई थी, टेस्ट की तैयारी नहीं की थी, 86 थी, उसके बावजूद मेरा एडमिशन नहीं हुआ। उसका मतलब टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, अदरवाइज इंटर की परसेंटेज आपको कोई फायदा नहीं देगी जब तक आप टेस्ट की तैयारी नहीं करेंगे। आगे चीज़ ये कि कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर ऑनलाइन बैचेस की भी बात करते हैं, सर वो ऑनलाइन बैचेस में सस्ते में हो जाते हैं, सर वो घर बैठ के भी हो जाता है, जाना भी नहीं पड़ता कहीं, ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी चली, ऑनलाइन हम ले लेंगे MD-CAT ये E-CAT और उससे तैयारी कर लेंगे। तो मसला क्या होता है बेटा, फोकस और कंसंट्रेशन। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, अब जितनी बातें, अब यही सेम बातें आप जाकर वीडियो से देख लेना, जो बात आप यहाँ समझ पा रहे हैं ना फेस टू फेस, वो चीज़ आप वीडियो से नहीं समझ सकते। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं कुछ बच्चे तो आपको पता होगा, जो चीज़ क्लासरूम की बात डिफरेंट होती है उसकी लर्निंग ही डिफरेंट होती है, जो ऑनलाइन में नहीं होती है या मोबाइल फ़ोन को देखकर या लैपटॉप को देखकर नहीं आती। इसलिए अगर मैं चाहता तो ऑनलाइन कर सकता था, मेरे लिए भी आसानी थी कि मेरे पास यूट्यूब की बहुत बड़ी जेंट्री है जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं एक पोस्ट लगा तो भी ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं और शुरू कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड आ जाए भाई बच्चे, लेकिन मैं नहीं करता चूँकि सक्सेस रेशो बहुत कम है, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होता, ना टीचर को मजा आता है पढ़ाने में, बच्चे को मजा आता है पढ़ने में, बड़ी बोरियत सा एक एहसास होता है, ठीक है। इसलिए मैं कभी उसको प्रीफर नहीं करता। आपको भी मैं मना करूंगा कि आप फिजिकल क्लास यहाँ नहीं ज्वाइन करें, कहीं पे भी ज्वाइन करें, बट फिजिकल ज्वाइन करें, ऑनलाइन ज्वाइन ना करें, ये मेरी सजेशन है आपको। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे बात की हैं। अब ये है कि अभी बाकी फैकल्टी मेंबर से भी मैं आपको जो है वो मीटअप करवाता हूँ, तो फिर ताकि जो है वो उसके बाद आगे फिर FAQs का सेशन होगा, आपके क्वेश्चंस का, वो हम लेंगे। मैं तो थक भी गया काफ़ी ज़्यादा, मैं देर से मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को। तो कहने का मकसद है कि बेटा ये कि मैं खुद जो है वो एंटी टेस्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट टीच कर रहा होता हूँ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो उस दोनों के लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ। इंग्लिश और केमिस्ट्री ये 2 मैं पढ़ाता हूँ, और MD-CAT को तो मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, केमिस्ट्री और लॉजिकल रीजनिंग। सिर्फ 2 सब्जेक्ट अलग होते हैं, फिजिक्स होता है और उसके बाद बायो या फिजिक्स और मैथ्स। तो ये 2 सब्जेक्ट्स अलग होता है जो मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। फिजिक्स में हमारे सर मोहसिन जमाल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, अभी इस वक्त आएंगे और आपको गाइड करेंगे। फिजिक्स की टीचिंग वो कर रहे होते हैं, और सर बायोलॉजी के भी टीचर यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको और फर्दर गाइड करेंगे। तो ये मेन सेशन जो ओरिएंटेशन का था मैंने यहाँ पर आपको कंक्लूड किया है चीज़ों पर, और अब मैं बाकी टीचर्स को भी कहूँगा कि वो आएँ और बच्चों से कुछ बातें, कुछ वर्ड्स शेयर करें एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, तैयारी के बारे में कैसे होगी, और बाकी फिर हम अपने प्रोसेस के बारे में बताएंगे हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।